नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। नोएडा में युवा इंजीनियर की मौत के बाद प्राधिकरण की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस पानी से भरे गड्ढे में गिरने से इंजीनियर की मौत हुई वो कई सालों से यूं ही खुला पड़ा था। स्थानीय लोग यहां सुरक्षा की डिमांड करते रहे, लेकिन ना तो बिल्डर और ना ही प्राधिकरण ने इसकी कोई परवाह की, जबकि यहां एक के बाद एक हादसे भी होते रहे। दूसरा सवाल नोएडा से हाईटेक शहर में राहत बचाव के इंतजाम को लेकर है, जहां 2 घंटे तक फायर ब्रिगेड की टीम तमाशबीन बनी रहती है। ना उनके पास जरूरी संसाधन थे, ना ही किसी को बचाने का जज्बा था। तीसरा सवाल प्राधिकरण की भूमिका पर है। सीएम के निर्देश पर एक्शन हुआ तो प्राधिकरण के वही अधिकारी व्यवस्था ठीक करने में जुटे हैं। सवाल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को लेकर भी उठे, जो गाजियाबाद से नोएडा पहुंची। इन्वेस्टिगेशन में आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं मौत के गड्ढे पर यह रिपोर्ट। ये कोई तालाब नहीं, ये कोई झील भी नहीं, ये लापरवाही का वो गड्ढा है जिसने एक युवा इंजीनियर की जान ले ली। एक पिता से उसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। नोएडा सेक्टर 150 अपने हरे भरे वातावरण के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से ये इलाका रहने के लिए लोगों की पसंद बना। लेकिन प्राधिकरण की लापरवाही ने अब इसे सवालों के घेरे में पहुंचा दिया है। सिस्टम की लापरवाही, युवा इंजीनियर की मौत, बेसमेंट के लिए गड्ढा, लापरवाही का बना अड्डा, 30 से 40 फीट गहराई, फिर भी कवर नहीं कराई। हादसों से नहीं लिया सबक, लापरवाही बेधड़क। शुक्रवार की आधी रात युवराज के परिवार के लिए कभी न खत्म होने वाला अंधेरा लेकर आई। युवराज अपनी कार से लौट रहा था, तभी सेक्टर 150 के पास एटीएस ली ग्रेडियोस मोड़ पर उसकी कार अनियंत्रित होकर एक गहरे जलमग्न गड्ढे में जा गिरी। ये गड्ढा कोई प्राकृतिक तालाब नहीं था, बल्कि एक निर्माणाधीन मॉल का बेसमेंट था, जो पिछले कई सालों से प्राधिकरण की अनदेखी की वजह से मौत का कुआं बना हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा सीधे सीधे प्राधिकरण की लापरवाही का नतीजा। सड़क किनारे लंबे समय से खुदा गड्ढा गहरा तालाब बन गया। हिंडन यमुना के संगम पर रेन वाटर रेगुलेटर का होना था निर्माण। 2023 में बनी सहमति, विभाग एक दूसरे पर लगाते रहे आरोप। ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं होने की वजह से प्लॉट में भरा पानी। प्राधिकरण ने न तो फेंसिंग की, न कोई सुरक्षा इंतजाम किए। हेड रेगुलेटर बन गया होता तो प्लॉट में नहीं भरता पानी। 2015 में बनी योजना, 2025 में हादसे के बाद खुल रहे राज। अगर आप देख सकते हैं तो मुझे लगता नहीं ऐसे पानी में इतना कोई सोच सकता है कि इस पानी में किसी की डेथ हो सकती है। बट हाँ, इन्होंने काफ़ी लापरवाही करी है। अब तो इन्होंने बैरिकेडिंग लगा दी है फॉर सेफ्टी, लेकिन उस दिन से पहले नहीं लगाया गया। और अंकल के मन में हमेशा यही रहता है कि अपने बेटे को नहीं बचा पाए। उनके मन में रात को भी वो यही सोचते रहते हैं कि अगर मुझे तैरना आता तो शायद मैं ही कूद जाता। मैं उनकी उम्मीद में था कि वो लोग आ गए हैं, मैंने सबको बुला दिया था, प्रशासन यहाँ पे, पुलिस यहाँ पे, तो मुझे भी उम्मीद थी कि मेरा बच्चा बच जाएगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक सिस्टम की लापरवाही की वजह से मॉल के बेसमेंट के लिए खुदा गहरा गड्ढा इलाके के ड्रेनेज का ठिकाना बन गया। लोगों और मृतक इंजीनियर के दोस्त ने प्राधिकरण पर समय से पानी की निकासी का प्रबंधन नहीं करने के भी आरोप लगाए। काफ़ी कंप्लेंट्स भी डाली हुई है। मैंने कुछ कंप्लेंट्स को खुद वेरीफाई किया है, और जो इंसिडेंट इससे पहले 15-20 दिन पहले हुआ है उसके बाद भी इन्होंने खुद साइन करके दिए गए हैं। तो सोसाइटी वालों ने अपना काम पूरा किया है एंड अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म भी किया है। बट दे वर ऑल मेजरली दे वर ऑन डिस्कसिंग अबाउट द प्रोसेस। दे आर फॉलोइंग द प्रोसेस, दे आर मेकिंग सेंडिंग आउट द मेल्स कि यहाँ से कुछ होगा, कोटेशन बनेगा एंड देन ये रिपेयर होगा। दे आर ऑल जस्ट वेटिंग। ड्रेनेज का सिस्टम ही नहीं है। जितना भी सेक्टर का 150 का जो गंदा पानी है सोसाइटीज़ का, वो आके भरता है इस प्लॉट में। तो एक्चुअली इसको प्रॉपर्ली ड्रेन करके कहीं और ले जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने खाली प्लॉट में छोड़ा हुआ है। उनका काम इजी हो गया है अथॉरिटी का। अगर उसको प्रॉपर अरेंजमेंट करते तो पानी कभी नहीं भरा होता। पानी नहीं भरता तो जान भी नहीं जाती। हाँ एग्जैक्टली, पानी नहीं भरता जान भी नहीं जाती। बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो नेग्लिजेंसी सोसाइटी जो अथॉरिटी की, ठीक है ना। प्रॉपर रोड्स नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है। जब ये सब खुला पड़ा है, पानी भरा पड़ा है, तो यहाँ बैरिकेडिंग होनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, जो कि नहीं थी। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो एक्सीडेंट ही नहीं होता।
नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग और ट्रैफिक सेल की भूमिका पर भी स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। सेक्टर 150 में जिस पानी के अंदर डूबकर इंजीनियर की मौत हुई, उस पानी को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि ये पानी जो सेक्टर का सीवर का पानी है वो यहाँ पर जमा हुआ है और नाला टूटने की वजह से अलग अलग समय पर बारिश और नाले का पानी इसमें जमा हुआ है। लेकिन प्राधिकरण के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इसका संज्ञान नहीं लिया गया। नाले की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये नाला है, किनारे से होकर गुजर रहा है। नालों को अक्सर कवर किया जाता है, इसको कवर नहीं किया गया और कवर करने के साथ साथ जगह जगह से टूटता हुआ ये नाला नज़र आ रहा है और इसी नाले का पानी कई साल से यहाँ जमा हो रहा है, जिसके चलते एक ट्रक ड्राइवर की जान यहाँ से जाते जाते बची और इंजीनियर को कई घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी नहीं बचाया गया। हालांकि स्थानीय लोग लगातार गड्ढे के आसपास सुरक्षा इंतजाम की डिमांड करते रहे, पर न तो प्राधिकरण और न बिल्डर और न ही सिंचाई विभाग ने इसमें कोई दिलचस्पी दिखाई। लगातार शिकायत मिलने के बाद भी सेक्टर 150 में नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने उचित कार्रवाई नहीं की। लेकिन हादसे के बाद सरकार ने सख्ती दिखाई तो प्राधिकरण की नींद खुलती हुई दिख रही है। नोएडा के सेक्टर 150 में जिस इलाके में प्राधिकरण द्वारा बैरिकेटिंग तक नहीं लगाए गए, सांसद और विधायक की चिट्ठी के बाद कोई कार्रवाई नहीं की, वहां अब हादसे के बाद आज प्राधिकरण की टीमें साफ सफाई में जुटी हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे जो ये रोड है, इस रोड पर लगे हुए तमाम जो पेड़ हैं उनको पानी से धुला गया और इस तरीके के जो टैंकर हैं ये पानी का छिड़काव सुबह से लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। कई टैंकर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है झाड़ू लगाने के लिए उनको यहाँ पर भेजा गया और इस रोड को पूरी तरीके से चमकाया जा रहा है। जिस रोड पर स्ट्रीट लाइट नहीं जलती थी, स्ट्रीट लाइट के लिए लोग यहाँ चिट्ठी लिखने के लिए मजबूर थे। लगातार प्राधिकरण से शिकायतें की गई। उस सड़क पर अब प्राधिकरण के जो टैंकर हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साफ सफाई यहाँ पर की जा रही है और जो लाइटें हैं उनको भी दुरुस्त किया गया है। फिलहाल सीओ पर जो कार्रवाई मुख्यमंत्री द्वारा की गई है उस कार्रवाई का ये असर देखा जा रहा है। यानी सिस्टम की लापरवाही ने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। प्राधिकरण और सिंचाई विभाग की लापरवाही एक युवा इंजीनियर की जिंदगी पर भारी पड़ी। उम्मीद है हादसे से सबक लेकर ही सही अब प्राधिकरण और अन्य विभाग कम से कम ऐसी लापरवाही नहीं करेंगे। ये पानी निकालने की जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण की थी। जो ड्रेनेज सिस्टम का पानी इस सेक्टर से बाहर जाना चाहिए था, वही पानी पिछले कई साल से इस बिल्डर के द्वारा खोदे गए बेसमेंट में जमा होता रहा और इंजीनियर की जान चलेगी। फिलहाल एसआईटी तमाम सवालों के जवाब जरूर तलाशेगी। फिलहाल देखना होगा किस तरीके की कार्रवाई इस पूरे मामले में होती है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। और हमारे साथ सहयोगी अमित चौधरी और सैयद ओवैस भी जुड़े हुए हैं। ओवैस, सबसे बड़ा खलनायक अगर इस पूरे केस में देखे गड्ढा और उस गड्ढे को पनपने दिया गया, बड़ा किया गया, उस पर लापरवाही बरती गई, वो तमाम अधिकारी कर्मचारी सब हैं इसमें। लेकिन आप मौके पर हैं, उस तस्वीर को भी दिखाइए। सबसे बड़ा जो खलनायक गड्ढा है और क्या क्या बातें जब स्थानीय लोगों से आपकी हुई होगी, वो क्या कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल राहुल, देखिए साफ तौर पे कहा जा सकता है कि हादसे इतने ज़्यादा हैं अपने वतन में कि खून से छपके भी अखबार निकल सकते हैं। बस नज़र है उस डालने की कि आखिरकार वो नज़र कब डलेगी। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। आप ठीक मेरे पीछे यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम को देख रहे हो जो लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है और 4 दिन से लगातार उस गाड़ी का अब तक पता नहीं चल पाया, उसकी लोकेट अब तक नहीं निकाल पाए कि आखिरकार वो गाड़ी कहाँ है। इस पानी के अंदर में ये देखिए कि गाड़ी कितने नीचे गई होगी, गाड़ी के अंदर कितना पानी भर गया होगा और अभी तक वो गाड़ी यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम निकालने के लिए पूरी तरह से नाकाम नज़र आती है। सामने आपको एक तस्वीर और नज़र आ रही होगी जहाँ पे आपको जेसीबी मशीन लगी हुई नज़र आ रही है। ये वो जगह है जहाँ पर इसके ठीक सामने रोड है और 90 डिग्री का जो पूरा रोड है ये सीधा रोड आता है और आने के बाद गाड़ी यहाँ टकराती है। टकराने के बाद गाड़ी सीधी इसी नाले से टकराती हुई अंदर की ओर गिरती है। 90 मिनट तक युवराज मेहता लगातार गुहार लगाता रहता है कि मेरी जान बचा लीजिए, अपने पिता को फ़ोन करता है, लेकिन मौत की दस्तक अपने आप में इतना बड़ा रूप ले लेती है कि एक दस्तक ही नहीं बल्कि पूरी तरह से नोएडा विकास प्राधिकरण की आंख अभी तक पूरी तरह से मूंदी हुई है। क्योंकि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, अगर इस जगह की बात की जाए तो ये जो पूरा नाला है, इस नाले का जो पानी इसी प्लॉट के अंदर में आता है, लेकिन अभी भी एक तरफ से इसको कवर किया गया और दूसरी तरफ से नोएडा विकास प्राधिकरण की आंख अब तक नहीं खुली है। अभी भी आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि इसके चारों ओर किसी प्रकार के बैरिकेड वगैरह नहीं लगाए गए हैं ताकि
अगर दूसरी दस्तक कोई मौत की यहाँ पे आती है या कोई दूसरा बड़ा हादसा होता है तो वो अपने आप पे इस बात की आकांक्षा के साथ साथ पलविता दिखाएगा कि आखिरकार जो दस्तक है मौत की वो इसी गड्ढे के अंदर, इसी नाले के अंदर नोएडा विकास प्राधिकरण और सिंचाई विभाग की जो तालमेल है, जो आपसी मिलगांठ है, वो इसके अंदर में दफन हो सकती है। कहा जा सकता है, साफ तौर पे देखा जा सकता है, लापरवाही के अंशों की कोई बात इसमें नहीं है। साफ तौर पे ये तस्वीर अपने आप में बयां करती है, क्योंकि तस्वीर खुद बोलती है कि नोएडा विकास प्राधिकरण पूरी तरह से दोषी है। इसको सिस्टम की हत्या कहा जा सकता है। युवराज की तो हत्या हुई है, 27 वर्षीय युवराज मेहता की हत्या होने के बाद अगर साफ तौर पे देखा जाए तो इसको अब सिस्टम की हत्या कहा जा सकता है, क्योंकि चाहे उसके अंदर लापरवाही वो कोरे की बताएं या उपकरण का उपस्थित ना होना बताएं या फिर संसाधनों की कमी बताएं, क्योंकि ये पानी अपने आप में दर्शाता है, अपने आप में दिखाता है कि इसकी जो गहराई है, इसका जो आंकलन है, इसका जो अनुपातक है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं तस्वीरों को एक मौत के रूप में बयां करता है। क्योंकि वाकई ये मौत का गड्ढा इसलिए भी है, वैसे कह सकते हैं, क्योंकि देखा जाए शनिवार, रविवार, सोमवार और आज मंगलवार अभी तक युवराज की कार को निकाला नहीं जा सका है। लगातार एनडीआरएफ की टीम वहां जुटी हुई है, एसआईटी की टीम भी पहुंची, मौका मुआयना किया गया। नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत ने प्रशासनिक व्यवस्था और दमकल विभाग की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड की मौजूदगी के बावजूद आवश्यक उपकरणों और साहस की कमी के चलते युवराज की जान चली गई। यूं कहें कि यहां केवल युवराज नहीं डूबा, बल्कि पूरा सिस्टम ही डूबा। जांच जारी है, कार्रवाई भी हो रही है, कागजों पर सुरक्षा के नए मानक लिखे जाएंगे। सवाल है कि एक डिलीवरी बॉय अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में उतर सकता है, तो फायर और पुलिस टीम क्यों नहीं? उसके पास बस इसलिए नहीं गए कि इसके अंदर सरिया हैं। हमारे पास बहुत समय है, हम टीमों को बुलाएंगे। नोएडा के युवराज की मौत ने हर किसी की आंखों को नम कर दिया है। सिस्टम की मार के आगे वो अपनी जिंदगी हार गया। एक चमकता करियर, आंखों में सुनहरे सपने और घर लौटने की वही रोज वाली सड़क, लेकिन किसे पता था कि सड़क पर मौत एक गहरे अंधेरे गड्ढे में तड़पती व्यवस्था के रूप में इंतजार कर रही है। गड्ढे में गिरने के बाद भी युवराज ने हिम्मत दिखाई, कार से बाहर निकला और ऊपर चढ़ गया। उसने अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं की। पिता को कॉल किया, पिता ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस और दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन जो कोशिश युवराज ने की, उसके पिता ने की, वही कोशिश फायर ब्रिगेड की टीम नहीं कर सकी और एक युवा इंजीनियर सिस्टम की भेंट चढ़ गया। देख रहे थे गाड़ी डूब रही थी और लगातार बीच में हर 15-20 मिनट पर अगला बोला पापा बचा लो, ये बोला था तो मैं पागल होता जा रहा था धीरे धीरे। सवाल कई है, लेकिन जवाब कौन देगा? सवाल है कि दमकल विभाग की टीम पानी में क्यों नहीं उतरी? डिलीवरी बॉय पानी में कूद सकता है तो टीम क्यों नहीं? पिता की गुहार से भी दमकल कर्मियों का दिल क्यों नहीं पसीजा? नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत के बाद अब स्थानीय लोग दमकल विभाग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि 2.5 घंटे के आसपास का वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में लग गया, लेकिन इंजीनियर की जान नहीं बचाई जा सकी। नोएडा दमकल विभाग की टीमें तो मौके पर पहुंची, लेकिन उस इंजीनियर को बचाने में नाकामयाब साबित रहीं। पिता किनारे पर बैठकर अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाता रहा और इंजीनियर पानी के अंदर से अपनी हेल्प मांगता रहा, मदद मांगता रहा और रोता रहा, हाथ जोड़ता रहा। लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दमकल कर्मियां जो भी मौजूद थे मौके पर, उनके द्वारा उसको नहीं बचाया जा सका। पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद थी, लेकिन बचाव में कोई त्वरित भूमिका नजर नहीं आई। 2.5 घंटे तक इंजीनियर को रेस्क्यू न करने पर भी कई सवाल है। पिता बेटे की जिंदगी की मिन्नतें करता रहा, लेकिन दमकल विभाग किनारे पर खड़े होकर बस देखता रहा। उसके पास बस इसलिए नहीं गए कि इसके अंदर सरिया हैं इसके अंदर ये पानी बहुत ठंडा है। मैं जब लड़के को 2 घंटे हो गए थे, मैं 1:45 में आया। मैं कहा भाई तुम एक साइड हटो, मैं देखूंगा सरिया जो भी है इसके अंदर, तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैं अपनी कमर से रस्सा बांध के अंदर गया। मुझसे बोल रहे थे भाई अभी 5-7 मिनट पहले लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है, तू एक बार देख क्या सीन है। मैं कहा ये क्यों नहीं जा रहे हैं? नु बोल रहे कि ये सरियों से डर रहे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक बचाव कर्मियों ने कथित तौर पर पानी बहुत ठंडा है या अंदर लोहे की छड़ें हैं कहकर पानी में उतरने से मना किया। पिता का कहना है कि अग्निशमन विभाग केवल रस्सी लेकर पहुंचा था। फायर ब्रिगेड के पास
गहरे पानी में उतरने के लिए जरूरी सुरक्षा उपकरण नहीं थे। अच्छा, फायर ब्रिगेड भी आई लेकिन वो पानी में नहीं गए। क्या बोल रहे थे लोग? वो लोग उसमें गया ही नहीं। वो लोग थोड़ा सा टच करता था और रस्सी थोड़ा फेंकता था। रस्सी पूरा प्रॉपर जगह तो जाती नहीं थी। फिर वो खींच लेते थे और स्टेन स्टील वहीं पर हो जाते थे। कोई दूसरा उपाय उनके पास? मैंने पूछा कि स्विमर या डाइवर कोई है तो जाके कम से कम उसको रस्सी दे सके तो अपने लाइफ को बचा सकते हैं। तो ये इनके पास नहीं। बोला कि नहीं, कोई स्विमिंग नहीं आता। सवाल है कि ऐसे मौके पर फायर ब्रिगेड के पास क्या क्या जरूरी उपकरण होने चाहिए थे। जानकारों के मुताबिक बचाव दल के पास गहरे गड्ढों में राहत बचाव के लिए विशेष गोताखोर या नाव नहीं थे। ऐसे हाइड्रोलिक उपकरण नहीं थे जिससे वो पानी में दूर तक पहुंच पाते। पानी में उतरने के लिए वेट सूट, सीढ़ी, ऑक्सीजन सिलेंडर भी जरूरी थे। ऐसे ट्रेंड फायरमैन भी नहीं थे जो गहरे पानी में उतर सके। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब एक डिलीवरी बॉय बिना किसी संसाधन के पानी के अंदर कूद सकता है तो दमकल कर्मी पानी के अंदर जाने से क्यों हिचक रहे थे? क्यों ऐसी बात सामने आ रही है कि पानी को ठंडा बताया गया? क्यों ऐसी बात सामने आ रही है कि अंदर सरिया होने की वजह से बोट को पानी के अंदर नहीं उतारा गया? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो सेक्टर 150 है उसके निवासी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इंजीनियर को नहीं बचाए जाने के पीछे दमकल कर्मियों की भी असफलता मान रहे हैं। जांच शुरू हुई तो फायर विभाग पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि दमकल विभाग के पास पर्याप्त संसाधन क्यों नहीं थे। दमकल विभाग आखिर 2.5 घंटे तक क्या करता रहा? डिलीवरी बॉय पानी में उतरा, दमकल कर्मी क्यों नहीं उतरे? घटना के बाद CFO प्रदीप चौबे मौके पर क्यों नहीं पहुंचे? इन सब के बीच सबसे ज्यादा कमी थी तो वो थी हौसले की, क्योंकि सामने कोई डूब रहा हो, फायर ब्रिगेड की टीम अन्य बचाव दल का इंतजार करते रहे तो ये भी गंभीर सवाल है। क्योंकि फायर ब्रिगेड का काम सिर्फ आग बुझाना नहीं बल्कि प्राथमिक काम आपदा राहत भी है। किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में फायर ब्रिगेड ही राहत कार्य शुरू करता है, चाहे कोई कुएं में गिरे, भूकंप आए या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आए। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ केवल युवराज नहीं डूबा बल्कि सिस्टम की लापरवाही उसे लेकर डूब गया। टीम न्यूज़ 10। सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे बड़ा सवाल यही कि करोड़ों की आबादी नोएडा में है। यहां पूरे गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो करोड़ों की आबादी है, घना इलाका, हर जगह देखा जा सकता है। सड़कें ठीक है, चौड़ी हैं, सारी चीजें कही जाती हैं दुरुस्त है, लेकिन इस एक केस ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी, हम खासकर बात कर रहे हैं दमकल विभाग की। उस रात तो टीम पहुंची लेकिन पानी में उतर नहीं पाई। एक फूड डिलीवरी बॉय वो उतरता है पानी में, बावजूद ऐसे कि ट्रेनिंग नहीं दी गई इन्हें, उपकरण नहीं इनके पास, तो फिर भरोसा कैसे करे कि अगला केस नहीं होगा? बिल्कुल राहुल, दमकल विभाग पर सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि नोएडा में हाई राइज सोसाइटियों का चलन है और लगातार एक दूसरे से ऊंची इमारतें बनाने की होड़ बिल्डरों के अंदर लगी रहती है। आप खुद सोचिए, अगर पानी से एक इंजीनियर को 2.5 घंटे के अंदर दमकल विभाग नहीं निकल पाया तो वो 12 मंजिल, 14 मंजिल या 18 मंजिल पर अगर आग लगने से लोग फंस जाते हैं, क्योंकि आग लगने के बाद लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो उन लोगों को किस तरीके से निकालेगा? यानी भगवान भरोसे पूरा सिस्टम जो है वो यहाँ फायर विभाग का चलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे इलाके में इंजीनियर डूबा जो पोस्ट इलाका है, करोड़ों रुपए के घर लोगों ने खरीदे और उस इलाके में घर से 500 मीटर की दूरी पर उनका बेटा दम तोड़ देगा, ऐसा इस बाप ने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिलहाल जांच के लिए सरकार गंभीर है, सरकार द्वारा SIT भी बनाई गई है, CO पर एक्शन हो गया है, लेकिन दमकल विभाग की भूमिका को लेकर दमकल विभाग की तरफ से लखनऊ से, नोएडा से किसी तरीके का अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। ये तक बताने में सक्षम नहीं है कि किस वजह से इस ऑपरेशन को नहीं चला पाए, क्यों इंजीनियर को नहीं बचा पाए, क्या टेक्निकल कुछ कमी थी, क्या इनके पास संसाधन पूरे नहीं थे। लेकिन स्थानीय लोगों ने, डिलीवरी बॉय ने जरूर पोल खोली और उसने साफ तौर पर कहा कि इच्छा शक्ति की कमी, तालमेल की कमी यहाँ सीधे तौर पर देखी गई। और किनारे पर बैठकर अगर प्रशासनिक और सरकारी मदद पहुंच जाती है तो किसी भी व्यक्ति को इस बात का आश्वासन होता है कि उसके साथ गलत नहीं होगा, उसको बचा लिया जाएगा। और वो शायद इंजीनियर भी अपनी गाड़ी की छत पर बैठकर यही सोच रहा होगा कि पुलिस की मदद आ गई है, फायर ब्रिगेड यहाँ पर आ गई है, तो कुछ देर बाद उसको बचा लिया जाएगा। इस चीज की उम्मीद उसको जरूर रही होगी। लेकिन 1.5 से 2 घंटे तक धीरे धीरे तिल तिल कर मरता रहा और गाड़ी
जब पूरी जमीन के अंदर चली गई, पानी के अंदर चली गई, उसके बाद भी 2 घंटे तक पानी के अंदर इंजीनियर रहा। जिस तरीके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, फेफड़ों में पानी भरा गया, फेफड़ों में पानी भरने से हार्ट फेल हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अपने आप में दिल दहला देने वाली है। अब भूमिका सीओ अमित, आपने सही कहा कि भरोसा उस इंजीनियर को लगा होगा कि पुलिस की टीम आ चुकी है, दमकल विभाग की टीम आ चुकी है, अब भरोसा है कि बच जाऊंगा। लेकिन युवराज के साथ भरोसा भी डूब गया। हम जिसे सोचते हैं कि ये सामने वाला हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया उस रात। बहुत बहुत धन्यवाद वैस और अमित, आप दोनों का जानकारी के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।